कहते होंगे कि भाई देखिए वो तो दिल्ली से आए हैं, पता नहीं फिर कुछ करेंगे चले जाएंगे। गांव का आदमी, मैं आपको बता दूं, जहाज का पंछी होता है। उड़ चाहे जितना भी ले, वापस उसे अपने जहाज पे ही बैठे। सब कुछ होते हुए अब आप राजनीति में आ रहे हैं। 9 वर्षों के बाद अब लगा कि वकालत में भी हाथ आजमाना चाहिए। अब मेरा मन है कि डुमरांव विधानसभा से जनप्रतिनिधि बनूं। चुनाव में आज भी स्थिति लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हाशिए पर है। जो विकास की गंगा जो पटना से निकलती है, वो डुमरांव आते आते रुक जाती है, क्योंकि उसमें एक बॉटल नेक लगा हुआ है। कम्युनिस्ट का तो कहना होता है कि हम जमीन पर काम करते हैं। तो काम दिखना भी तो चाहिए। 10 मिनट बरसात हो जाए, सारा शहर भर जाता है। राजनीति की जब भी बात होगी तो जाति की बात होगी ही, और ये हर कोई करता है। तो राजपूत समाज नेतृत्व से कभी पीछे नहीं हटा है। नेतृत्व और उसकी जिम्मेदारियां हमारा आभूषण रहे हैं। अगर मान के चलिए कि एनडीए में बात नहीं बनी तो फिर क्या? मुझे विधायक होने के नाते इलाके में इन्वेस्टमेंट लाना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ सपना देखा होगा, आपके पास कुछ विजन होंगे। क्या विजन है? ढर्रे पे राजनीति चल रही है, जातिवाद के इर्द गिर्द। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। मेरी छात्र राजनीति 17 वर्षों में शुरू हुई और लॉ की डिग्री हाथ में आते ही खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों की बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 243 विधानसभा हैं, इसमें कौन कौन से इस बार नए प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। और देखिए, अमूमन जब भी चुनाव का वक्त होता है तो लोग ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर पढ़े लिखे उम्मीदवार इस बार कितने हैं, क्योंकि राजनीति को लेकर के कई बार ऐसे सवाल उठते रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है वो राजनीति से बचते रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर हम जानने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र है बक्सर का, और डुमरांव विधानसभा में आखिर इस बार नए प्रत्याशी कौन है। और हमारे साथ मौजूद है राहुल कुमार सिंह। स्कूल के समय से ही टॉपर रहे हैं, जहां भी जाते हैं टॉप कर जाते हैं, और बाकी चर्चा करेंगे तो उनसे और बातें जानने को मिलेगी। और पदाधिकारी रहे, अभी वकालत में इनका अच्छा खासा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। समाज सेवा कर रहे हैं डुमरांव में लंबे समय से, 10 वर्षों से ज़्यादा से कह सकते हैं कि लंबे समय से वो क्षेत्र में विकास के काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। तो राहुल जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फर्स्ट बिहार से बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। राहुल जी, क्योंकि आपकी जिस तरह से शिक्षा दीक्षा रही है, आप क्योंकि क्षेत्र में काम करते हैं तो पत्रकारों को पता खबर तो लगी जाती है कि भाई कौन लोग क्या कुछ कर रहे हैं। और बात क्योंकि चुनावी समर है, चुनावी साल है, आपके बारे में जो हमारे सोर्स हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, या जिस तरह की खबरें हमारे पास आई, तो कहा जा रहा है कि आप स्कूली समय से, यानी विद्यालय में जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस समय से ही आप टॉपर थे, सब कुछ व्यवस्थित था, बढ़िया था। आप यूपीएससी में ही जो है आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, वहाँ से फिर आप एसएसबी में चले जाते हैं, कमांडर बन जाते हैं, फिर वहाँ से आपकी कह सकते हैं कि फिर आप दिल्ली नगर निगम में पहुँचते हैं, वहाँ भी आपने बहुत कुछ अच्छा किया, सब कुछ बेहतर रहा। फिर आप लॉ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही संभवतः आपने किया, बाकी बातें पूछेंगे। और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए अब आप राजनीति में आ रहे हैं। सबसे पहले सवाल यही होगा कि राजनीति में आने का जो ये आपका मकसद है, इतना सारा कुछ होने के बाद, ये कहाँ से और कैसे ये आया मन में? बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। मैं डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत धरौली का रहने वाला हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं शुरू हुई। लगभग 35 साल पहले जब पहली बार मैं विद्यालय गया तो मैं भी अन्य बच्चों की भांति ही बोरा लेके और स्लेट लेके जाता था। 20 साल पहले आप क्या स्थिति थी आपको पता ही है। और बाबूजी की नौकरी डुमरांव में लग गई तो हम डुमरांव चले आए। 1-2 वर्षों तक मेरी शिक्षा डुमरांव में भी हुई। तबादला उनका बक्सर हो गया तो बक्सर चले गए। इंटर की पढ़ाई मैंने सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर से की, बनारस में। वहाँ पे मैं टॉपर था और मुझे नॉर्थ कैंपस की रूडीमल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। इतिहास प्रतिष्ठा किया वहाँ से। उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उसी साल CAPF 2011 में अपीयर हुआ और ईश्वर के अखंड आशीर्वाद से ऑल इंडिया रैंक 84 से मैं क्वालिफाई कर गया। असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया। 9 वर्षों तक भारत सरकार में अपनी सेवाएं दी। कंपनी कमांडर के रूप में कोकराझार में रहा, भूटान बॉर्डर पे ड्यूटी दी,
असम इलेक्शन कराया, बंगाल इलेक्शन कराया। उसके बाद एक ट्रांसफ़र बेसिस पे मैं दिल्ली नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर रहा। वहाँ कोविड पैंडेमिक के टाइम में लगाया गया। वहाँ पे निज़ामुद्दीन मरकज़ आपने नाम सुना होगा, जहाँ से कि सपोजिटली बहुत वो हुआ था। वहाँ पे उस पूरे एरिया को सैनिटाइज़ करने की सिंगल हैंडेड ड्यूटी मेरे कमांड में रखी गई थी और उसको मैंने टीम को लीड किया था। वो मेरे जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव था। सब लोगों के सामने मौत बिल्कुल तांडव कर रही थी, लोग मर रहे थे, परिजनों का बुरा हाल था, लेकिन हमारे ऊपर फौजी जज्बा जिसे कहते हैं बिल्कुल हावी था और हमने मातृभूमि के लिए और देशवासियों के लिए जान लगाकर पूरे इलाके को सैनिटाइज़ किया। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे से मन लगा के नौकरी की। 9 वर्षों के बाद अब लगा कि वकालत में भी हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग हमेशा मेरा फोटे रहा है। एक बार 2004 में एक इंटरनेशनल डिबेट चैम्पियनशिप में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला और भी तमाम कॉम्पिटिशन्स वगैरह जीते थे। LLB की डिग्री तो हाथ में थी ही, तो हुआ कि वकालत में हाथ आजमाते हैं। अभी मैं वकालत कर रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी प्रैक्टिस करता हूँ, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के भी मैटर्स देखता हूँ, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के भी मैटर्स देखता हूँ। अब मेरा मन है कि डुमरांव विधानसभा से जनप्रतिनिधि बनूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैंने अपनी दावेदारी पेश की हुई है। सवाल आपका अच्छा है कि आखिर राजनीति क्यों? तो जवाब ये है कि आखिर राजनीति हम जैसों को क्यों नहीं करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अच्छा ही कुछ करेंगे, कुछ अच्छा विजन लेके आएंगे और लोग तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आएँ, सुलझे हुए लोग आएँ। तो ये जो एक ढर्रे पे राजनीति चल रही है जातिवाद के इर्द गिर्द और मसल पावर के इर्द गिर्द, उसे तोड़ा जा सके। तो मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे लोगों को और आना चाहिए राजनीति में। राहुल जी, एक बात और है, आपने बहुत अच्छी बात कही है और यही होता है जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं तो उनकी सोच, उनकी विचारधारा जो है एक डिफरेंट दिशा में जाती है। और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो कई बार जो है अक्सर लोगों से मिलना जुलना रहता है। एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो वहाँ इस तरह की बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि देखिए विधायक के पास जो है बहुत पावर है क्योंकि वो पॉलिसीज को लेकर के बात होती है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि लोग नली गली तक ही सीमित रह जाते हैं। जो ज़्यादातर विधायक, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ज़्यादातर जो विधायक हैं वो नली गली तक ही रह जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप पर ही रह जाते हैं। पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज को समझना, कितने लोग होंगे जो पॉलिसीज को समझ रहे होंगे? आपकी योग्यता इतनी अच्छी है, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और अलग अलग सेक्टर में आपने काम किया, अनुभव, पढ़ाई के साथ साथ आपके जो अनुभव जुड़े हैं, देश सेवा, आप एसएसबी में कमांडर रहे और भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली, फिर दिल्ली नगर निगम में आप जो है सो बड़े पद पर रहे, तो एक बड़ा अनुभव मिलता है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आप इतने सारे केसेस को आपने देखा है, तो जाहिर तौर पर वो मिलेंगे। विजन, आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विजन क्या है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ सपना देखा होगा, आपके पास कुछ विजन होंगे, क्या विजन है? 2 फोल्ड विजन है। पहला तो ये कि एनडीए की सरकार ऑलरेडी बिहार में एक ज़बरदस्त काम कर रही है। जहाँ तक मेरी समझ है, इनका एक 2 सेट मॉडल है, डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। एक तरफ तो ट्रांसपोर्टेशन पे ज़बरदस्त काम होता है, सड़कें बनाई जाती हैं। आप चले जाएं बिहार से सीधे अररिया चले जाएं, खगड़िया चले जाएं, बक्सर से पूर्वी चंपारण चले जाएं, पश्चिमी चंपारण चले जाएं, हर जगह आपको बेहतरीन सड़कें मिलेंगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे ज़बरदस्त काम हुआ है। मेरे गांव में पंखे थे, मीटर लगे हुए थे, लगभग 30 साल पहले की बात ये बता रहा हूँ मैं, लेकिन बिजली गुल थी। वो बिजली नहीं थी, बिजली गुल हो गई, कनेक्शन थे, लाइन चोरी हो गई और वो कभी दोबारा लगी नहीं। अब जाके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत हमारे गांव में या सभी जगहों पे बिजली पहुंची है। तो कहने का मतलब है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे ज़बरदस्त काम हुआ है। आप देखें कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर 2004 में बिहार में 376 थी पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, जो अब घट के 100 पे आ गई है और नेशनल एवरेज 93 का है। तो ये कैसे हुआ है? हेल्थ सेक्टर में ज़रूर किसी ने अच्छा काम किया होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चों की, शिशु की मृत्यु हो जाती है, नवजात की, उसकी दर 76 थी 2004 में, जो पर 1000, पिछला डेटा पर लाख का था, ये पर 1000 लाइफ बर्थ का डेटा है। बहुत बड़ा नंबर होता है 76।
वो घट के 100% घट के आज 46 या 47 पे खड़ा हुआ है। तो किसी ने तो अच्छा काम किया है। तो डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप, ये मॉडल पे काम करे एनडीए, और इसके साथ ही मानदेय राशि बढ़ा के वृद्धा पेंशन में 400 से 1100 कर दिया, तो बुजुर्गों के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत कोई बालिका है, वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करती है, तो उसके हाथ में 25,000 रुपये रख दिए कि अब किसी को उसको कम से कम मुंह तो नहीं देखना है, कोई फॉर्म भरना है या कहीं जाना है, आने जाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन, आ रहा हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट कर लें दीजिए। ग्रेजुएशन करते ही 50,000 रुपये दे दिए जाते हैं, तो डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो हो गया। तो ये जो मॉडल एनडीए का है, तो सवाल ये था कि आपका विजन क्या है। पहला विजन मेरा ये है कि जो एनडीए का मॉडल ऑलरेडी है उसे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर देना है, उसे लोगों को बताना है, उसके बारे में समझाना है, और वो सारी सेवाएं, जो सर्विसेज है, लोगों को डोर स्टेप पे मुहैया करा देनी है। फर्स्ट विजन। सेकंड विजन, विधायक होने के नाते मुझे क्या करना है। मुझे विधायक होने के नाते इलाके में इन्वेस्टमेंट लाना है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सेकेंडरी सेक्टर खड़ा नहीं होगा आपका। कृषि प्रधान है डुमरांव विधानसभा और पूरा बिहार, जो कि प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन जब इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, वन विंडो क्लियरेंस मिलेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, तब जाके सेकेंडरी सेक्टर में बूम आएगा और रोजगार का सृजन होगा। उसके बाद स्पिल ओवर होके टर्शरी सेक्टर आपका खड़ा हो जाएगा, जो कि सर्विस सेक्टर है। तो ये तरीका है। विजन क्या है? एनडीए के मॉडल को एग्जीक्यूट करना और विधायक होते हुए नए इन्वेस्टमेंट, नए आयाम खड़े करना। खड़े करने की बात कर रहे हैं। सड़कों की स्थिति जाहिर तौर पर बेहतर हुई है, लेकिन डुमरांव की अगर स्थिति देखेंगे तो बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। जाम की समस्या अलग है, इसके अलावा अलग अलग चीज़ों को लेकर के देख रहे हैं तो बाकी जो जिले हैं या जो विधानसभा क्षेत्र है उसके मुताबिक कह सकते हैं विकास हुआ है, लेकिन उस बनिस्बत अगर कहें तो डुमरांव में आज भी स्थिति लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हाशिए पर है। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गया ये? विकास की गंगा जो पटना से निकलती है वो डुमरांव आते आते रुक जाती है, क्योंकि उसमें एक बॉटल नेक लगा हुआ है, और उस बॉटल नेक का नाम है माननीय विधायक महोदय अजीत कुशवाहा जी। उन्होंने बिल्कुल ये ठान रखा है कि एनडीए के किसी भी एजेंडा को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। आप सड़कें देख लीजिए, डुमरांव की सारी उधड़ी हुई हैं, पंचायत से अनुमंडल को जोड़ने वाली सारी सड़कें उधड़ी हुई हैं। 10 मिनट बरसात हो जाए सारा शहर भर जाता है। अभी बरसात हो रखी है, आप जाके देखिए शहर का क्या बुरा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिस पे इतना ज़बरदस्त काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करवाया है, उनके दिशा निर्देश पे हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ज़ीरो काम। प्राइवेट एजेंसीज हायर्ड हैं, कूड़े को उठाती हैं और शहर के बाहर जाके, बाहर निकलते ही शहर के लैंडफिल में डंप कर देती है। विधायक क्षेत्र में नहीं घूमते? क्योंकि देखिए विधायक का अमूमन काम तो यही होता है ना कि आप क्षेत्र में रहें, घूमें, देखें और वहाँ की जो समस्या है उसको आप फिर सदन में उठाएं और फिर उनके लिए काम करें। तो क्या विधायक जो अजीत कुमार सिंह हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, क्या ये घूमते नहीं है क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन गैप ही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो ये एक जो माइंडसेट भी है ना, सीपीआई एमएल से आते हैं, तो कम्युनिस्ट का एक माइंडसेट भी होता है कि मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट के विरुद्ध ही हमेशा खड़े रहते हैं। उनको इन्वेस्टमेंट समझ, कम्युनिस्ट का तो कहना होता है कि हम जमीन पर काम करते हैं। तो काम दिखना भी तो चाहिए। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी सेड, इट मस्ट बी डिलीवर्ड ऑल्सो, इट मस्ट बी सीन ऑल्सो ऑन ग्राउंड ना। काम दिखना भी तो चाहिए, ग्राउंड पे दिख तो रहा नहीं है। अब अजीत जी के लिए मैं एक बात बताऊं आपको, जब क्षेत्र में आप जाएंगे ना तो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। आपने देखा होगा बिजली के पोल लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग आज भी खुले में तार लगा के और उसे जोड़ के, और जेन्युइन कनेक्शन है, इलीगल कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से तार का जाल बन जाता है और उसमें कार्बन लग जाता है। कार्बन लगने से उनका तार का कनेक्शन टूट जाता है। वो कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए 4 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं बिजली के। लेकिन करना जो क्या खबरें है? ना, करना क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सीधा सा है कि अगर स्थानीय विधायक को ये विजन जरा सा भी होता
तो सीधे जाते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहते कि पोल पे एक डीपी बॉक्स लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बॉक्स लगा दो, छोटा सा। वही कहना चाह रहा था, क्योंकि अजय आदित्य कुशवाहा जहाँ भी मंच से या कहीं भी अगर वो मीटिंग या कहीं भी बात रखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो युवा हूँ और फिर हमारे रहते फिर काम नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात वो कहते हैं कि मैं युवा हूँ और जब तक हम रहेंगे काम तो होता रहेगा। फिर ये कैसे फिर हो जा रहा है? ये बात बहुत बार मेरे सामने आई है, मैं बहुत बार जवाब भी दे चुका हूँ इसका। इस बात को आप संयोग ही कह सकते हैं कि मैं और अजीत एक ही उम्र के हैं। अच्छा, वो भी 39 वर्ष के हैं और मैं भी 39 वर्ष का हूँ। अभी युवा है? कम्युनिस्टों का जो युवा काल होता है और छात्र राजनीति होती है कुछ ज़्यादा लंबी चलती है, तो कम्युनिस्टों के मुकाबले तो मेरी छात्र राजनीति उतनी लंबी नहीं है। मेरी छात्र राजनीति 17 वर्षों में शुरू हुई और लॉ की डिग्री हाथ में आते ही ख़त्म हो गई। मुझे लग रहा है 22-23 वर्ष। मेरे घर लोगों ने कहा कि ऐसा है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, ट्यूशन पढ़ाओ, कोई और जॉब करो, जो जी में आए करो, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब ये साहब कहते हैं कि ये युवा हैं और छात्र राजनीति में थे, तो विधानसभा के चुनाव से पहले ये छात्र राजनीति में थे और 2020 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, उस समय 34 साल के थे। तो ये कौन सी छात्र राजनीति है जो 34 साल तक चलती है? 34 साल की उम्र तक मैं तो कई नौकरियां करके छोड़ भी चुका था और देश के लिए बॉर्डर पे राइफल लगा के ड्यूटी दिया करता था। तो मुझे तो लगता है युवाओं को इस तरीके का काम करना चाहिए। अब तो आप कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी, उन्हें भी आप युवा नहीं मानते होंगे? अरे, उनको देख के हम लोग को तसल्ली मिल जाती है कि कम से कम 56 साल में अपने आप को युवा कह रहे हैं, तो हम तो बहुत ही युवा हैं। चलिए, युवाओं की बात तो होती रहेगी, लेकिन बात फिर डुमरांव पर आते हैं। सड़कों को लेकर के जो स्थिति है, पता चला है कि आपने सड़क को लेकर के समस्या थी और आपने परिवार और खुद ये करके आपने एक सड़क का निर्माण करवा दिया। क्या, पहले तो ये भी जानना चाहेंगे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन क्या वो सड़कें अगर नहीं थी या दिक्कतें थी, क्या सरकार की तरफ से या जो स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि इस तरह की जो सड़कें हैं, छोटी मोटी सड़कें, तो वो तो विधायक के जिम्मे हैं, उसके लिए ऐसा नहीं कि केंद्र की योजना आएगी तब फिर वो काम होगा। जनप्रतिनिधि और विधायक कम से कम जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका तो काम ही यही होता है कि इस तरह के जो छोटे मोटे काम है उसके लिए तो उनको सोचना नहीं है, फंड भी है, सब कुछ है, फिर ये क्या हो गया? नहीं, सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं थी, उसमें कुछ पॉलिसी पैरालिसिस आ रहा था। सबसे पहला ये तो कि मेरे गांव का जो रिहायशी इलाका है वो ब्रह्मपुर विधानसभा में पड़ता है और जो सिवान है, मतलब जो खेत है, वो डुमरांव विधानसभा में पड़ते हैं। तो 2 विधानसभा होने की वजह से दिक्कत हो रही थी। उसके बाद प्राइवेट लैंड का पैच था, तो वो कोई देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता, आप समझ ही सकते हैं। ज़मीन जो होता है वो कलेजे का टुकड़ा होता है। तो हमारे परिवार ने निजी भूमि खरीद कर उस पर सड़क बनवाई। खरीद करके? हाँ जी। एक होता है कि पुश्तैनी जमीन है तो चलो दे दिया। तो ऐसा है कि हमारे गांव में 3 सड़कें हमारे गांव में आती हैं, हमारे गांव को 3 सड़कें जोड़ती हैं। उसमें से एक सड़क पुश्तैनी ज़मीन में हमने दे दी और दूसरी सड़क अपने निजी संसाधनों से खरीद के उसके ऊपर बनवा दी। जी हाँ। तो बहुत महंगा हो गया, क्योंकि जमीन खरीदना आज के समय में बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात कह रहे हैं आप? सच्चाई है, मैं बयान कर रहा हूँ और ईश्वर का अखंड आशीर्वाद है और लोगों के लिए कुछ काम करने का हमेशा जज्बा है। महंगा और वो क्या कहना है, उसमें आप समझ लीजिए कि जितनी भी इनहेरिटेड लैंड थी हमारी गांव में, वो सब हमने पूरे परिवार ने मिल के हनुमान जी के मंदिर को ही दान कर दिया। और जो बनाया है वो माँ सरस्वती के अखंड आशीर्वाद से अपने कौशल के दम पे बनाया है। नहीं, आपने जो किया वो बड़ी बात है और उसके लिए आपको मैं भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन देखिए, ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि ठीक है, पुश्तैनी ज़मीन है, कहीं कुछ चीज़ें हैं, सोशल फैमिली है, तो चलो हमने दे दिया। लेकिन ये मैं बहुत कम सुनने में आता है कि ज़मीन खरीद करके और सोसाइटी को हम दे दें। ये बहुत, और हमारे जो दर्शक होंगे वो भी समझेंगे, वाकई अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी बात है। देखिए, कोई इनकार नहीं कर सकता। 5 से 6 पंचायत के लोग आज उस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ आप जाएं, कभी सर्वे करें, उनका क्या रुझान है वो बताएंगे। इस सड़क के नहीं होने की वजह से, मैं नाम लूँगा, लोकल नाम है, जैसे कोई छतनवार गांव का रहने वाला है, छतनवार पंचायत का रहने वाला है और उसे ब्रह्मपुर जाना है या बगेन जाना है,
तो उसे 4 लेन होते हुए लंबा रास्ता लेके जाना पड़ता था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर उनका ट्रैवल बढ़ा देता था। ये रोड बनने से वो 5 से 6 किलोमीटर में ही वो एरिया कवर कर लेते हैं। ये एक नेटवर्क बन गया, उनका 20 किलोमीटर का लंबा जो रास्ता था वो नहीं लेना पड़ता है। जो लोग कैथी पंचायत में रहते हैं, उनको अगर टूणीगंज आना होता था तो वो भी उल्टे साइड से आते समय 20 किलोमीटर लंबा रास्ता लेके आते थे, उनका रास्ता कम हो गया। जो ईंटे भट्टे वाले टूणीगंज में ईंटा भट्टा का काम करते हैं, उनसे धरौली और कैथी में कोई ईंटा नहीं खरीदता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लंबा लग जाता था। अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगने लगा। जो बाज़ार है हमारा, उसमें लोग जितने ब्रह्मपुर साइड में बाज़ार है उधर ही लोग जा पाते थे, जो साहूकार हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो खेती करने वाले भी, जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वही बाज़ार पकड़ते थे। इस तरफ का कृष्णा ब्रह्म का, टूणीगंज का बाज़ार नहीं आ पाते थे। डुमरांव का बाज़ार आने के लिए भी उन्हें दिक्कत थी, वही रूट लेके आना पड़ता था। तो ये सारा कुछ जो हमने देखा वहाँ पे, एक 3 किलोमीटर की कनेक्टिंग सड़क बनने से एक 40 किलोमीटर का रोड का नेटवर्क तैयार हुआ। और इससे ज़बरदस्त काम हुआ। हम खुद भी बहुत हैरान थे कि हम तो अपने गांव के लिए बना रहे थे। ये इमोशनल अटैचमेंट था कि हम देखते थे कि बरसात के दिनों में, हम सालों से देखते थे कि बरसात के दिनों में जगह नहीं रहती थी, धान के खेत हैं और घुटने भर पानी में सभी बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घुटने भर पानी में ही यहाँ घुटने भर पानी में लोग आते थे, आते जाते थे। इस तरह की मतलब व्यवस्था थी बरसात ये। के दिनों में, ठीक है। तो अब उसे देखते हुए हम थोड़े से भावुक होके, और हमें बुरा भी लगता था, तो हमने अपने तो गांव के लिए आप किया। तो दिल्ली वाले ठहरे, दिल्ली से घूम के आए थे। नहीं, दिल्ली वाले तो नहीं। अब ये तो एक दूसरा विषय, इस पे आ जाऊंगा। तो हमें लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए था और हमने किया, और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अब ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमें ये लगा कि नहीं, अगर हम सरकार के हाथ को मजबूत करें तो हमारे संसाधन भी हमारे पास ज़्यादा होंगे। भाई, निजी संसाधन तो सीमित होते हैं, सरकार के पास ज़्यादा संसाधन है। तो सरकार के संसाधनों की मदद से अभी तक तो गांव को चमकाया था, अब पूरे विधानसभा को चमकाने का इरादा है। और बात बाकी दिल्ली की, तो ये बड़ी दुविधा वाली बात आपने कह दी। जैसे देखिए, हम जब दिल्ली जाते हैं तो सब कहते हैं बिहारी है, और आप बिहार में मुझसे पूछ रहे हैं आप दिल्ली वाले हैं, तो मैं कहाँ वाला हूँ? विरोधी तो देखिए, विरोधी को तो मुद्दा चाहिए, वो तो ये जरूर बात कहते होंगे कि भाई देखिए वो तो दिल्ली से आए हैं, पता नहीं फिर कुछ करेंगे चले जाएंगे। मेरा जन्म धरौली में हुआ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई। मेरे पिताजी पहली नौकरी डुमरांव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में किए, जो कि राजगढ़ में आज भी स्थित है। उनके साथ के काम किए हुए लोग आज भी रहते हैं। उसके बाद उनका तबादला बक्सर हो गया, हम बक्सर चले गए, वुडस्टॉक स्कूल में मैंने पढ़ाई की। अब आप बताइए कि 20 साल पहले, 22 साल पहले अंग्रेजी माध्यम के बिहार के किसी भी जिले में कितने स्कूल थे? नहीं थे बक्सर में भी। तो हम चले गए इंटरमीडिएट के लिए, हम चले गए बनारस। 2 ही ऑप्शन थे, या तो बनारस जाए, जहाँ भी हुआ इसी तरह से लोग इन्होंने दान दे दिया, इसी तरह से वो बनता चला। जो भी ऑप्शन है, या तो बनारस जाएं या पटना जाएं। तो हम बनारस अपनी पढ़ाई के लिए चले गए, फिर वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से फौज में नौकरी के लिए चले गए, उसके बाद दिल्ली नगर निगम में नौकरी कर ली। अब त्यागपत्र दे दिया, अपने गांव में डेरा जमा के बैठे हैं। हम तो गांव के गांव में ही हैं। गांव का आदमी, मैं आपको बता दूं, जहाज का पंछी होता है। उड़ चाहे जितना भी ले, वापस उसे अपने जहाज पे ही बैठना है। मैं अपने जहाज पे बैठा हूँ। सड़क के लिए आपने जिस तरह से कह रहे हैं कि जमीन आपने खरीदी, बड़ी बात है। क्या घर परिवार में क्या इस बात का विरोध हुआ? क्योंकि देखिए ऐसे मामलों में जब आप इन्वेस्ट करते हैं बड़े पैमाने पे, छोटी मोटी बात तो है नहीं, बड़े पैमाने पे जो आप इन्वेस्ट करते हैं सोशल इशूज़ को लेकर के, तो घर में एक विरोध होता है कि क्यों आप कर रहे हैं। हर कोई अपने लिए करता है आज के दौर में। आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरे सभी भाइयों ने, एक्सटेंडेड फैमिली बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने नहीं, जितनी ज़मीन हमने इनहेरिट की थी वो सब हनुमान जी के मंदिर को दे दी है। उसमें से ज़मीन बन जाए, उसमें से गांव का कोई काम हो जाए, उसमें से कोई पार्किंग बन जाए, फुटबॉल मैच हो जाए, कोई ये बन जाए, सब हम उसके लिए तत्पर हैं। जो भी हमने अपने जीवन में किया है, इस जनरेशन में, मेरी जनरेशन में, हमने अपने कौशल के बल पे खड़ा किया है।
पैतृक संपत्ति जो थी उसे हनुमान जी को हमने समर्पित कर दिया है, और ये पूरे परिवार ने किया है। युवाओं के लिए आप बता रहे थे, और जो खबरें मिल रही हैं कि अब बहुत कुछ कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, आप बड़ा कर रहे हैं काम, क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर के? क्योंकि ऐसा बिहार में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, स्पोर्ट्स को लेकर के जो संभावनाएं होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है कहीं। हाँ, जब मैं युवा था, छोटा था, तो मैं देखता था कि हमारे गांव में फुटबॉल बहुत खेलते थे लोग, वॉलीबॉल भी खेलते थे, आप भी कुश्ती। खेलते थे? हाँ, क्रिकेट मैं भी खेलता था, कुश्ती, स्विमिंग बहुत अच्छी करता हूँ, आज भी करता हूँ। हाँ, 10 दिन अगर प्रैक्टिस कर लूँ तो गंगा पार कर जाऊँगा। आपको यकीन नहीं होगा शायद। कमांडर रहे हैं भाई आप। तो ये कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ, तो जब हम नौकरी वगैरह में आ गए तो मैंने देखा कि ये खेल के प्रति तो रुझान कम हो गया है। तो मैंने अपने गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट कराना शुरू किया, अपने बाबूजी, बड़े पापा के नाम पे, चाचा जी के नाम पे फुटबॉल टूर्नामेंट हमने कराना शुरू किया। और इस फुटबॉल टूर्नामेंट में बिहार के कई जिलों से टीमें आती हैं, स्थानीय। बिहार के कई जिलों से? जी हाँ, डुमरांव में? जी हाँ, डुमरांव के मेरे गांव में आती हैं। अच्छा। और वो सब यंग लड़के खेलते हैं और स्थानीय लड़के भी खेलते हैं, एक क्लब बना के सब खेलते हैं। भोजपुर का क्लब, डुमरांव का क्लब, ये सिवान का क्लब, गाजीपुर का क्लब, अलग अलग क्लब बना के आते हैं, टीम खेलती हैं। 10 दिन का वहाँ जलसा होता है। आप आत्म प्रवंचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक तथ्य बता रहा हूँ कि 2 विधानसभा जीतने भर के लोग तो मेरे यहाँ फुटबॉल देखने के लिए निमंत्रण पे आते हैं। मतलब लाखों के लोग आते हैं, लाखों की भीड़। जी। 10 दिन में कम से कम 1 लाख का आंकड़ा पार होता है, और फाइनल देखने तो 50,000 मैच देखने के लिए? जी हाँ, देखने के लिए। कितने दिनों का ये होता है? 10 दिन का कार्यक्रम होता है। 27 दिसंबर को इसकी समापन होता है। फिर इतने दूर से जो लोग आते होंगे तो उनकी व्यवस्था, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था, पानी ही पी जाएगा तो कितना पानी पिएगा? और आजकल हमारी रहती है, कुछ फूड भी चाहिए। सारी व्यवस्था हम उनको देते हैं। एंड माइंड यू, बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि 7 दिन या 10 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है टूर्नामेंट का, ऑब्वियसली टूर्नामेंट होगा तो 10 दिन चलेगा ही, और जब लाखों की भीड़ होगी, बड़ी बात कह रहे हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, और कोई भी व्यवस्था हो तो वो बड़ी होगी। सच है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जाके पता कर लीजिए। एक एक ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं। सच है, तो डरना क्या है। अच्छा। एक एक खिलाड़ी, एक एक कोच, उसकी पूरी टीम का सदस्य, और उन खिलाड़ियों को देखने आए हुई एक एक दर्शक को 10 दिन हम अपने अरेंजमेंट से नाश्ता कराते हैं, पानी देते हैं, उनके खिलाड़ियों की तो रहने की भी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ करके देते हैं। आप अपने गांव में करा देते हैं? जी। और यही नहीं, जोगीबीर बाबा का अखंड आशीर्वाद है परिवार के ऊपर। जोगीबीर बाबा फील्ड है वो, और जोगीबीर बाबा का अखंड आशीर्वाद है परिवार के ऊपर। सारी फील्ड में नाश्ता 1.5 घंटे में बांट देते हैं, क्योंकि फुटबॉल का मैच 1.5 घंटे चलता है। अब आप सोचिए कि 50,000 लोगों को खिलाने के लिए गांव के कितने हजार मेरे लोग लगते होंगे। सारा गांव बिल्कुल टूर्नामेंट को हथेली पर लेके चलता है। अकेले लगने से कुछ नहीं होता है, मैं कर सकता हूँ। एक कमांडर ने सबको कमांडर बना दिया। मैंने तो बस ये अपनी इच्छा व्यक्त की, और मेरे गांव के लोग, उनका जज्बा एक अलग स्तर पे है। आप कभी जाके उनसे मिलें, वो सारे लोग इसके व्यवस्था में लगे रहते हैं, जी जान से प्रयत्न करते हैं। भाई, मैं तो संसाधन मुहैया करा सकता हूँ, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो तो लगेगा ही। 50,000 लोगों को 1.5 घंटे में नाश्ता कराया जाता है। एक सवाल है राहुल जी, क्योंकि जब मैं डुमरांव को देखता हूँ, और फिर जाति की बात आती है, क्योंकि एक कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं, और बिहार में जाति को लेकर के जो राजनीति है, राजनीति की जब भी बात होगी तो जाति की बात होगी ही, और ये हर कोई करता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या फिर कोई नेता हो, इससे कोई अछूता नहीं है। डुमरांव की जब जातीय समीकरण हम देखते हैं, क्योंकि आप राजपूत समाज से आते हैं, राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, 28% या उससे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा की आबादी है। इतने बड़े आबादी के बावजूद भी, हालांकि शुरुआती अगर दिनों में देखेंगे तो राजपूतों को यहाँ से नेतृत्व मिला है, लेकिन हाल के दिनों में अगर देखेंगे, कह सकते हैं 1 दशक या इसके इस इर्द गिर्द अगर देखेंगे तो वो हाशिए पर है, राजपूतों को नेतृत्व नहीं मिला।
ठीक है, एनडीए कह सकते हैं कि एनडीए को जो यहाँ से विधायक रहे, हाल में तो फिर माले को ये चला गया। तो क्या मानते हैं कि आखिर इस बीच में फिर आप अपनी पहुँच बना रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अच्छी बात है। आपने समाज सेवा की जितनी बातें आप कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन बात जब उम्मीदवारी की आती है, बात दावेदारी की आती है और बात जीत की आती है, कोई भी पार्टी तभी भरोसा करता है कि भाई ये व्यक्ति क्या वाकई जीत पाएगा कि नहीं पाएगा। ऐसे भी 2025 का चुनाव आपको पता ही है कि कितना कस होने जा रहा है, चाहे वो एनडीए की बात करें या फिर आरजेडी महागठबंधन की बात करें। ऐसे में क्या लग रहा है कि राहुल कुमार सिंह को क्या ये इन जातियों का जो है समर्थन मिल पाएगा? कैसे वो उस मुकाम को हासिल करेंगे जीत की जब बात होगी तो? देखिए, जातिगत राजनीति तो मैं करता नहीं। एनडीए अपने कार्यकर्ता को टिकट है, किसी जाति को टिकट नहीं देती है। जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी उसका सब मिलके कंधा मजबूत करते हैं, यही एनडीए का एजेंडा होता है। लेकिन चूंकि आपने राजपूत समाज की बात की, तो राजपूत समाज नेतृत्व से कभी पीछे नहीं हटा है। नेतृत्व और उसकी जिम्मेदारियां हमारा आभूषण रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप गिनना शुरू करें, सरदार हरिहर सिंह डुमरांव विधानसभा से विधायक थे, बिहार के सीएम बने। गंगा प्रसाद सिंह जी डुमरांव के विधायक बने। आदरणीय श्री बसंत सिंह जी 3 बार विधायक बने। यहीं के डुमरांव महाराज भी फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन रहे। यहाँ पे आप अरविंद प्रताप सिंह आरा से विधायक होकर मंत्री बने, राघवेंद्र प्रताप सिंह बने, उसके बाद वो भी यहीं के हैं। उसके बाद डॉक्टर पंकज सिंह विकासपुरी से दिल्ली में जीतकर दिल्ली में मंत्री बने। तो राजपूतों को जब भी मौका मिला है नेतृत्व करने का, हमने बढ़ चढ़ कर नेतृत्व किया है। रही बात चुनाव में, तो अभी हाल फिलहाल में एनडीए ने एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया है। पिछली बार कुछ घटक साथ में नहीं थे, इस बार सारे घटक साथ में हैं। एक यूनाइटेड फ्रंट हम पेश कर रहे हैं और जिसे भी टिकट मिलेगा सब लोग मिलके उसके कंधों को मजबूत करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा, अपने समाज पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन जातिगत राजनीति करना, क्षेत्रवाद करना, ये राजनीति के लिए ठीक नहीं, राजनीति के लिए ठीक नहीं। इस पूरे मैट्रिक्स को तोड़ने का काम करना है। अगर मैं इसको तोड़ने में सफल रहा तो मेरी शिक्षा भी सफल मानी जाएगी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आ जाते हैं फिर वही में कि ठीक है, मान के चलिए कि लोगों ने वोट दे दिया, पार्टी ने सिंबल दे दिया, सब कुछ हो गया, जीत करके आ जाते हैं राहुल कुमार सिंह, विधायक बन जाते हैं डुमरांव के। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर 5 प्राथमिकता को हम अगर गिनना हो, चुनना हो, तो वो 5 प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी डुमरांव बाजार को बिना डिस्टर्ब किए हुए ट्रैफिक जाम की समस्या का निवारण करना। बाईपास बन जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। बाईपास के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ एक लोगों की डेलिबरेट नज़रअंदाजगी की वजह से ये बाईपास नहीं बन पाया है। दूसरी प्रायोरिटी, डुमरांव शहर को वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात दिलाना है। थर्ड प्रायोरिटी, डुमरांव की सड़क, मतलब डुमरांव नगर परिषद की सड़क और पंचायत को ब्लॉक से और अनुमंडल से जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें, उनको दुरुस्त कराना। चौथी प्राथमिकता रहेगी मलई बराज परियोजना को जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करा देना। मलई बराज परियोजना में 205 करोड़ रुपए का आवंटन एनडीए सरकार ने किया, लेकिन विधायक महोदय की नज़रअंदाजगी इस कदर है कि कुछ न कुछ करा के वो मामला लटका ही रह गया। और अगर वो परियोजना शुरू हो जाती है तो सिंचाई के लिए चौगाई ब्लॉक में, केसठ ब्लॉक में, डुमरांव ब्लॉक के कई गांवों में पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और अनाज के लिए जो उत्पादन है उसमें मदद मिलेगी। तो
तो ये काम मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है। अभी देखिए इस बार ही जैसे अभी बारिश हो रही है तो इसको हथिया नक्षत्र कहते हैं। तो हथिया बरस हमने यहाँ कहल जाला कि हथिया बरस गई तो बुझा कि सोने बरसता। लेकिन निर्भरता हथिया के ऊपर होनी चाहिए क्या? सिंचाई की व्यवस्था अगर हो जाए तो क्या हम कृषि उत्पादन में एक नया आयाम नहीं जोड़ेंगे? सबसे बड़ी बात, आज से 25 साल पहले पंपिंग सेट से डीजल के बेसिस पे सिंचाई होती थी। डीजल पीठ पे ढो ढो के लोग लेके आते हैं। आप किसी किसान के घर चले जाइए और उससे पूछिए कि क्या आज डीजल के सहारे खेती हो सकती है? तो अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता, बोरिंग नहीं लगती, तो ये तो सूखा पड़ जाता है यहाँ पे। 25 साल पहले वाला अगर माहौल होता कि बिजली है और लाइन चोरी हो गई है इसलिए बिजली आ ही नहीं रही है और डीजल से सिंचाई करनी पड़ती, तो कैसे होती आज के डेट में खेती? ये सारी बातें हैं, ये सारी प्रायोरिटीज हैं। 5th प्रायोरिटी, अगर मान के चलिए कि एनडीए में बात नहीं बनी तो फिर क्या? वकालत कर रहे हैं। बात तो हमारी एनडीए में बात बननी और ना बननी, ये जो विषय है ना, ये बड़ा मतलब अजीब सा विषय है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बात तो बनी ही बनी है, लड़ने का मौका मिल गया तो भी बनी है, और किसी को समर्थन देकर लड़ाने का मौका मिल गया तो भी बनी हुई है। हम तो हमेशा पार्टी का हाथ मजबूत करते आए हैं, एनडीए का हाथ मजबूत करेंगे। समाज सेवा जारी रहेगा। वो तो रहेगी ही, वो तो हमेशा रहेगी। तो देखिए ये थे राहुल कुमार सिंह, जो पहले कमांडर बनते हैं, एसएसबी में जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी वहाँ मिलती है अलग अलग चुनाव कराने को लेकर के, और जाहिर तौर पर जब आप सेना में होते हैं तो तमाम परिस्थितियों को समझते हैं और अच्छा खासा अनुभव भी है। फिर दिल्ली नगर निगम में बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस किया, बड़े बड़े केसेस को हैंडल किया, और अब लंबे समय से ये जो है अपने क्षेत्र में डुमराव में जो है समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर देखिए, जब पढ़े लिखे लोग समाज का हिस्सा बनते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो पॉलिसीज़ को समझते हैं, पॉलिसीज़ पर बात करते हैं, और फिर सिर्फ दोषारोपण नहीं, कैसे उसका समाधान होता है, सबसे बड़ी बात, उस समाधान पर बात करते हैं। और हम यही हमारी कोशिश है फर्स्ट बिहार झारखंड की जानने की चुनाव को लेकर के कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो पढ़े लिखे हैं, नए चेहरे हैं और नई बात कर रहे हैं, नया बिहार का संकल्प लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।